नमस्कार बच्चों। यस, सभी को मेरी आवाज आ रही? पेपर हैंड रेस कीजिए। यस यस। अपूर्वा, दिशा, हर्षिता, दिशा। दिशा, आपको मेरी आवाज सुन रही है? चलिए, तो हमने अभी पहले 2 दिन जो है पढ़ा था अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तिका जो है कृतिका भाग 1 से हमने मेरे संग की औरतें, मृदुला गर्ग जिसकी लेखिका थी, और पूरे पाठ में हमने यही पढ़ा था कि मृदुला गर्ग जो है वो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में बताती है कि किस प्रकार से उनकी दादी नानी परिवादी होकर पारंपरिकताओं को निभाते हुए भी अपने देश में आजादी के साथ उनके साथ जो है वो खड़े रहे थे। आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। जिसने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है या समझा है उनको यह क्लियर हो चुका होगा। जब हम प्रश्न उत्तर करेंगे तो अपने आप ही हमें इसके क्वेश्चन के जो आंसर है वो आने लग जाएंगे। देखो, पहला प्रश्न, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी? शुरू में हमने लेखिका ने कहा था कि मैंने कभी अपनी नानी को देखा नहीं है, परंतु उनकी जो कहानियां हैं वो मैंने जरूर सुनी है। तो प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी? कई बार ऐसा होता है कि हम, जैसे मान लीजिए अभी हम स्वामी विवेकानंद को हमने नहीं देखा, परंतु हम लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं। हमने तो उन्हें नहीं देखा, परंतु उनका व्यक्तित्व इतना अच्छा, इतना योग्य उनका व्यक्तित्व था कि हम सब इससे उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। तो ऐसा ही यहाँ पर है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी। इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। तो प्रश्न क्या था कि लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी? तो यही बात हुई कि लेखिका जो है वो अपनी नानी को कभी नहीं देखा, परंतु एक हमने शुरू में पढ़ा था, प्यारेलाल शर्मा से उन्होंने भेंट की थी, है ना, और उन्होंने कहा था कि मुझे आप जैसा ही कोई देशभक्त जो है वो चाहिए। तो ये हमने पढ़ा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? अब यहाँ पे प्रश्न क्या है, लेखिका की नानी की आजादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? तो देखो, लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। प्रत्यक्ष रूप से मतलब वह सामने नहीं आई, पर आजादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान था। देखो, दोनों विलोम हो रहे हैं, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष माने सामने दिखना, और अप्रत्यक्ष मतलब कार्य तो हो रहा है पर दिखाई नहीं देना। तो लेखिका की नानी ने आजादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, पर आजादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था। वे अनपढ़, परंपरागत, परागानशील, पर्दे वाली, हमने पढ़ा था कि वे अनपढ़, परंपरागत, परदानशील औरत थी। उनके मन में आजादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेजों के भक्त थे, क्योंकि उन्होंने सारी जो अपनी स्टडी है ना, अपना जो जीवन काल है, ज्यादातर उन्होंने वहीं पर निकाला था। तो इसलिए उनके जो पति हैं वो अंग्रेजों के भक्त थे और सहाबों के समान रहते थे। पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया।
और स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान नीति की स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दे। इससे उनकी बेटी का विवाह आजादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे आईपीएस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उसकी नानी ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। ठीक है, तो हमने इस पाठ के अंदर पढ़ा था कि वह बीमार रहती थी, अनपढ़ भी थी और परावंशी औरत भी थी, परंपराओं को निभाने वाली भी थी। और जब उसकी मृत्यु बीमारी से उसके निकट आने वाली थी तो उन्होंने अपने जो पति के मित्र थे प्यारेलाल, उनसे उनकी बात को कहा। ठीक है, तो ये चीज आ गई है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में, आलोक मतलब प्रकाश डालना, है ना। तो देखो क्या कहा, हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर हमने यह पढ़ा था कि लेखिका की माँ जो है वो परंपरा का निर्वाह न करते हुए कहती थी ना लेखिका कि हमें कभी मतलब ऐसा नहीं लगा कि घर का खाना या जो भी है, परंतु यहाँ पे ये बात कही गई है कि परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी इस कथन के आलोक में। तो आलोक मतलब प्रकाश डालिए इस बात पर। लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। 2 प्रश्न इसमें हमें पूछे गए हैं। पहला यह कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं थी, और सेकंड ये कि लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की माँ की स्थितियां और व्यक्ति दोनों असाधारण थे, जो हमने पाठ के अंदर पढ़ा था। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थी। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आजादी के जुनून को निभाती थी। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उसका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल जो है वो राय ली जाती थी। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। हमने बुक में पहले हमारे पाठ के अंदर पढ़ा था कि उनकी सोच जो है वो घर में रहते हुए भी मौलिक सोच की थी, है ना, और वो आजादी से जीती थी। तो कोई भी घर में कोई फैसला होता था तो उनकी राय ली जाती थी और उस राय को जो है पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। पत्थर की लकीर मतलब जो बात कह दी गई या उन्होंने जो फैसला ले लिया वो किया जाता था। लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड प्यार भी नहीं करती थी। उनके मान सम्मान के 2 कारण प्रमुख थे। क्या 2 कारण प्रमुख थे, हमने पाठ में पढ़ा कि एक तो वो कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरी वो कोई छिपाने वाली बात होती थी, कोई गोपनीय बात होती थी, सीक्रेट बात होती थी तो वो दूसरों से नहीं करती थी। तो ये हो गया हमारा पहले का क। है में देखो कि लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। विरोध एक दूसरे से था परंतु सब अपनी अपनी जिंदगी जीते थे। परदादी जो है वो लीक से परे हट कर थी। लीक से परे हटना, इसमें वही बात आ गई कि वो चाहती, मैं आपको अब सार वैसे ही बताती हूँ, आप अपने शब्दों में इसको बनाइएगा, है ना। वो चाहती थी कि जो उनकी पतोहू की होने वाली मतलब पोते की जो संतान है वो कन्या हो, है ना, और उसको वो है ना मन्नत भी मांगती थी और वो डरती भी नहीं थी। वो हमेशा संसार के सामने जग जाहिर कर देती थी और जो घर के लोग होते थे वो हैरान होते थे। परंतु लेखिका की जो दादी है वो बिल्कुल अलग थी। लेखिका की दादी जो है वो बिल्कुल अलग थी, है ना। तो वो हमेशा विचित्र बातें करती थी, घर का कोई काम भी ऐसे नहीं करती थी और परंतु फिर भी वो आजादी के आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहती थी। उन्हें पुस्तक पढ़ने, संगीत सुनने, साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी जो है वो क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी, आर्थिक दृष्टि से समृद्ध का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि उनके पास इतना पैसा धन आदि जो है वो नहीं था। ठीक है, अधिक समृद्ध नहीं थे। विचित्र बात यह थी कि क्या थी विचित्र बात, जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा कि वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी।
है ना। वे आजादी के आंदोलन में हमेशा सक्रिय रहती थी और उन्हें पुस्तक पढ़ने का, संगीत सुनने का, साहित्य चर्चा करने से भी फुर्सत नहीं थी, तो घर का काम कहाँ से करती। उनके पति जो है वो क्रांतिकारी थे और आर्थिक दृष्टि से वो अधिक बड़े नहीं थे। अब आश्चर्य की बात क्या थी कि लेखिका के जो दादा थे वो अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थी। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। तो यहाँ पर यह इस प्रश्न के उत्तर से यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि सब अपनी जो घर की नारियां थी उनको कोई बंदिश नहीं थी और जो पुरुष है उनके अकॉर्डिंग घर की नारियां चले, तो कोई भी एक दूसरे के विकास में जो है वो बाधा नहीं डालते थे। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले के बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। अब यहाँ पर देखो कि आप अपनी कल्पना से लिखिए। आपने चैप्टर पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि परदादी जो है वो मंदिर जाकर के कहती है कि मेरे जो पतोहू का पहली संतान है वो कौन हो, लड़की हो, ऐसी मन्नत मांगी थी और वो जग जाहिर करती थी, किसी से डरती भी नहीं थी। तो देखो हम अगर अपनी कल्पना में लिखते हैं, अगर मैं मेरी कल्पना में लिखती हूँ तो यही लिखूंगी कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की बात वह मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थी उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सके। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात न रही होगी। तो एक तो ये कि हमेशा कहते थे कि दादी जो है वो लीक के परे चलती है ना। तो वो ये बात हो गई। सेकंड ये बात हो गई कि वो कभी भी लड़का और लड़की में अंतर जो है वो नहीं समझती थी। ठीक है। अब उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क से उत्तर दीजिए। कितना बढ़िया प्रश्न है। आप खुद भी इसको अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से इसकी भाषा शैली हो सकती है। देखो, डराने धमकाने और उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से, सहजता मतलब आसानी से, सरल रूप से, जिसे हम कह सकते हैं पोलाइट से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। किसी को डराना धमकाने से हम किसी को जो है सही राह पर नहीं ला सकते हैं। समझ में आ रहा है। इस पाठ के आधार पर हम क्या तर्क दे सकते हैं, ये तो हमें पता है कि जैसे आप लोगों के छोटे भाई बहन होते हैं, अगर आप उनको डराओगे, उनको धमकाओगे या बड़े होने के नाते आप उपदेश देने लगोगे या किसी बात का दबाव डालोगे तो वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। परंतु आप उसको कहोगे कि चॉकलेट दूंगा या उसे प्यार से कहोगे कि मेरा छोटा भाई है, एकदम सहज स्वभाव, सरलता के स्वभाव से आप कहोगे तो हम अपना उससे काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके आधार पर ये क्या तर्क हो सकता है। तो देखो, इस बात से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है। प्रभावी अस्त्र देखो, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र, है ना। अस्त्र मतलब शस्त्र के अपोजिट। तो सबसे प्रभावी अस्त्र क्या होता है। ऐसे तो हम किसी की बात नहीं मानते, परंतु कोई हमें प्यार से, विश्वास से, व्यवहार से अगर हमें समझाता है तो हम उसको मान भी लेते हैं। तो देखो, ये हम सब पर जो है, ये प्रश्न का उत्तर वास्तव में हम सब पर डिपेंड करता है ना। तो देखो क्या कहा कि इस बात से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास, अपने कॉन्फिडेंस जिसे बोलेंगे हम, सहज व्यवहार, आराम आराम से इजी सा बिहेव होना चाहिए। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया, मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, न समर्थन किया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रही। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मनवांछित कार्य कर सकी। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया, हमने पढ़ी थी चोर वाली, कि चोर आता है और वो पानी मांगती है और माँ बेटे का रिश्ता बना लेती है ना। तो लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली। क्या सेवा ली थी उससे, यही कि पानी पिला दो, छान करके पिलाना,
है ना, और हामू को बांध करके पिलाना, और बाद में उन्होंने उसको अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उपदेश भी नहीं दिया कि तुम चोर हो, तुमने चोरी की, मैं पुलिस को बुला लूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उपदेश भी नहीं दिया और न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसे ये भी नहीं कहा कि ये गलत काम है ना, कोई उपदेश नहीं दिया, ना कोई जोर जबरदस्ती से, ना कोई दबाव डाला कि तुम चोरी मत करो, तुमने चोरी की, ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी सहज भावना से, देखो जो बंदा सामने से कर रहा है उसको हमने सीधा नहीं कहा कि तुमने ये क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है, कोई उपदेश नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई डराना या धमकाना नहीं है, बल्कि क्या किया कि तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी सहज भावना से चोर का जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया उसका हृदय। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। इस प्रश्न से हम आज के जो समय है उसको भी ले सकते हैं कि किसी पर हम जोर जबरदस्ती जो है वो नहीं कर सकते। अगर हम जोर जबरदस्ती करेंगे तो शायद वो कार्य होगा भी नहीं, और उसी कार्य को हम प्रेम की भावना से, सहजता से, अपनी मीठी वाणी से अगर हम किसी से करवाते हैं तो वो कार्य सहज भावना से, आसानी से हो जाता है, जैसे चोर का हृदय परिवर्तित जो है वो दादी ने आसानी से कर दिया था। तो समझ में आया आप सबको ये प्रश्न? अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पे देखो, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जन्मसिद्ध अधिकार मतलब उनका जन्म से यह अधिकार है कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, है ना, किसी को भी जो है असाक्षर नहीं होना या अनपढ़ नहीं रहना है। तो लेखिका ने ऐसे प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका ने क्या किया? तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था ना कि जो लेखिका है वो कहती है कि सीमेंट के कारखाने से मदद लेकर स्कूल खोल देनी चाहिए, और उसके बाद में जब बच्चा वहां पढ़ ले तो उसे अच्छी स्कूल में मानना प्रवेश भी दे देना चाहिए, इस प्रकार से। तो देखो, पाठ के अनुसार हम अगर देखते हैं तो क्या उत्तर बनता है? शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो प्रश्न का उत्तर क्या बनता है? लेखिका ने क्या प्रयास किए? शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। कहाँ पर रह रही? कर्नाटक के बागलकोट, एक छोटा सा कस्बा था ये। इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखानों से मदद लेकर वहां स्कूल खोल दे, और वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। ठीक है, तो समझ में आया इस प्रश्न का उत्तर कि जो शिक्षा है वो बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, और इस दिशा में लेखिका ने अथक प्रयास किए। उसने कर्नाटक के बागलकोट जैसे छोटे से कस्बे में रहते हुए इस दिशा में सोचना शुरू किया। उसने कैथोलिक बिशप से प्रार्थना की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखानों से मदद लेकर वहां स्कूल खोल दें, पर वे इसके लिए तैयार न हुए। तब लेखिका ने अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाएं सिखाने वाला स्कूल खोला और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता दिलवाई। इस स्कूल के बच्चे बाद में अच्छे स्कूलों में प्रवेश पा गए। आपको समझ में आया ये प्रश्न? अब इसके बाद में देखिए, करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। अब आप लोग यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अपने ऊपर भी डाल करके कर सकते हैं कि वास्तव में क्या हम ऐसे लोग हैं। तो हमें, अगर हम ऐसे बन जाते हैं, ये सब हमारे अंदर बातें आ जाती है, तो शायद हमें भी श्रद्धा भाव से देखने लग जाए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो लेखिका ने बहुत ही बढ़िया प्रश्न दिया कि पाठ के आधार पर लिखे कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। श्रद्धा भाव मतलब रिस्पेक्ट मान लीजिए, या उन्हें पोलाइट देखा जाता है, उनके क्रोध नहीं किया जाता है ना। तो देखिए,
इस बात के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को, अब देखो ये हम पर भी ये प्रश्न का उत्तर जो है वो लागू हो रहा है। जब तक हम दृढ़ संकल्पी नहीं होंगे तब तक हमारे जीवन में हम विकास को प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात हमारी ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकती। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए प्रतिज्ञा होनी बहुत जरूरी होती है। अगर हम बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के कोई कार्य करेंगे तो हो सकता है हम उस कार्य को बीच में भी छोड़ दें। तो हमारा सबसे पहले दृढ़ संकल्पी होना बहुत जरूरी है। हम हमारी बात पर दृढ़ संकल्पी रहेंगे तो लोगों का जो नजरिया है हमारे को देखने का वो बदल जाएगा। ठीक है। सेकंड बात ये है कि हमें हमेशा सद्भावना से व्यवहार करना चाहिए। सद्भावना अर्थात दूसरों के साथ में हमें अच्छी भावना का व्यवहार करना चाहिए। अगर हम किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो सामने वाला हमें कभी भी श्रद्धा का भाव नहीं देगा। और वही बात हम जैसे पिछले प्रश्न में पढ़े थे कि हम प्यार से जो काम कर सकते हैं वो गुस्से से या क्रोध से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सद्भावना अर्थात लोगों के साथ में हमें अच्छी भावनाओं के साथ व्यवहार करना चाहिए। और आवश्यकता पड़ने पर जो गलत रूप में है, मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि हमें गलत बात को भी सहन नहीं करना है। ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा यही सोचें कि हमें अच्छी भावना से व्यवहार करना है तो हम गलत चीज का जो है वो उसका आक्षेप ना करें या उसका सामना ना करें, उसका विरोध ना करें। तो ये भी जो है गलत चीज है। अगर हम गलत बात को स्वीकार करते रहेंगे तो हमारी हिम्मत जो है वो तोड़ डालने की रखती है। मतलब हमारा जो हमने लक्ष्य बनाया था या हम कह सकते हैं कि हमने जो हमारी दृढ़ता को अपनाया था उसको लोग तोड़ सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा सब कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारा आदर सम्मान होता है। जैसे देखो इस चैप्टर में दादी थी, तो दादी की बात जो है वो एकदम सीख से परे हुआ करती थी। वो किसी से डरती नहीं थी, ना तो जग से डरती थी। अब जैसे कि मंदिर में गई और बोला कि मुझे तो जो है पहली पतोही से जो है वो कन्या होनी चाहिए, तो वो जग से नहीं डरी और उसने जग जाहिर कर दी है बात। जैसे हमने चोर की बात भी देखी थी। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर सीधे शब्दों में यही बनता है कि इस बात के आधार पर स्पष्ट है कि ऊंची भावना वाले दृढ़ संकल्पी लोगों को श्रद्धा से देखा जाता है। जो लोग सद्भावना से व्यवहार करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर गलत रूढ़ियों को तोड़ डालने की हिम्मत रखते हैं, समाज में उनका खूब आदर सम्मान होता है। तो आप लोगों को भी इस प्रश्न के हिसाब से क्या करना है, इस प्रश्न के हिसाब से आपको दृढ़ संकल्पी बनना है। और हमारा दृढ़ संकल्प यही क्या है कि हमें हमारी जो स्टडी है वो अच्छे से करनी है। इस प्रश्न को लेकर के हम अपने ऊपर ये प्रश्न का उत्तर बनाते हैं कि हमें हमेशा दूसरों से अच्छा व्यवहार करना है। समाज में अगर हम किसी गलत चीज को होते हुए देख रहे हैं तो उन्हें हमें तोड़ डालने की, मतलब उसको अलग करने की हमें हिम्मत होनी चाहिए। सेकंड ये कि जो लोग हम लोगों को भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, तभी हमारा आदर सम्मान होगा। जिस प्रकार से आज के आधार पर जीवन में ऐसे ही इंसानों को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रश्न के उत्तर को अगर आप थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखना चाहते हैं या व्याख्यात्मक करना चाहते हैं तो आप अपनी भाषा का प्रयोग जो है कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब इतना तो ये हमने किया, इसी में आगे हमने बना दिया हमारी भाषा में कि लेखिका की नानी इसलिए श्रद्धया बन गई। अब लेखिका की नानी जो है वो श्रद्धया क्यों बन गई? वो इसलिए बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। अब यहाँ पे हम समझ चुके हैं ये बात कि वो परंपराओं को निभाने वाली थी, पर्दा प्रथा में रहने वाली थी, किसी पराये मर्द से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने पति से भी जो उन्होंने अंग्रेजी कल्चर को अपना रखा था उसमें भी वो इंटरफेयर नहीं करती थी। ये सब हमने पढ़ा ना। परंतु वो श्रद्धेय क्यों बन गई? उसका मान सम्मान और इज्जत वो है क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से ब्याहने की बात कही। इस कारण वह सबकी पूज्या बन गई। पूज्या स्त्रीलिंग है यहाँ, ठीक है। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धया बनी। अब लेखिका की परदादी क्यों बनी? वो इसलिए बनी क्योंकि उसने 2 धोतियों से अधिक संचय न करने का संकल्प किया था। अपनी बात पे अड़ी रही थी कि 2 धोतियां वही रखूंगी, अगर तीसरी आ जाती है तो वो क्या करेगी? इसको दान कर देगी।
उसने परंपरा के विरुद्ध लड़के की बजाय लड़की होने की मन्नत मानी। वो डरती नहीं थी, इसलिए अपनी बात को उसने दबाया भी नहीं, ठीक है। वो परंपराओं से भी नहीं डरी और लड़का होने के बजाय उसने लड़की होने की मन्नत मानी। लेखिका की माता इसलिए श्रद्धया बनी क्योंकि उसने देश की आजादी के लिए कार्य किया। कभी किसी की दो बातें हमने पढ़ी थी। नंबर 1 हमने यह पढ़ी थी कि वो किसी की गोपनीय बात जो है वो दूसरे को नहीं बताया करती थी, और ये सभी व्यक्तित्व सत्य से लीक से परे थे तथा दृढ़ निश्चयी थे। इस कारण इनका सम्मान हुआ, इनकी श्रद्धा प्रकट की गई। तो इस 3 चीजें हमने पढ़ी कि लेखिका की नानी श्रद्धेय बनी क्योंकि उसने परिवार और समाज से विरोध लेकर भी अपनी पुत्री को किसी क्रांतिकारी से बयानों की बात कही थी। सेकंड, फिर हमने पढ़ा कि परदादी भी श्रद्धेय बनी, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2 रोटियों से भी संचय नहीं करेगी, और फिर उसने परंपरा के विरुद्ध जो है लड़के के बजाय लड़की होने की मन्नत मांगी। फिर लेखिका की माता क्यों श्रद्धेय बनी? क्योंकि उसने देश की आजादी के लिए कार्य किया। कभी भी उनमें ये 2 खासियत थी कि वो किसी को गोपनीय बात नहीं कहती थी और हमेशा वो सच्चे व्यक्तित्व वाली थी, लीक से परे थी और दृढ़ निश्चयी थी। इस कारण इनका जो है सम्मान हुआ, इन पर श्रद्धा प्रकट की गई। अब प्रश्न नंबर 8, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। हमने पढ़ा, पाठ के अंदर पढ़ा था कि वास्तव में जो अकेलापन होता है कभी कभी उसका मजा भी कुछ और होता है ना। तो देखो, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। इस कथन के आधार पर ज्ञात होता है कि लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती है बल्कि उसका आनंद भी उठाती है। वो दोनों जो बहनें थी दृढ़ निश्चयी थी, उसके बाद में वो जिद्दीपन थी, है ना। उनका मतलब किसी कार्य को अगर करना चाहती थी तो करके रहती थी। तो जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती बल्कि उसका आनंद भी उठाती है। लेखिका की बहन रेणु तो लेखिका से भी 2 कदम आगे थी। वह गर्मी में भी उस गाड़ी में नहीं आती थी जिसे उसके पिता ने स्कूल से उसे लाने के लिए लगवा रखा था। एक बहन गाड़ी में आती थी जबकि रेणु जो है वो पैदल। इसी तरह शहर में एक बार 9 इंच पानी जो है बारिश आई थी। हमने पढ़ा था ना ये वाक्यांश कि बारिश आ रही थी और लोग कह रहे थे कि स्कूल बंद होगा, तुम मत जाओ। तो एक बार 9 इंच बारिश होने पर शहर में पानी भरने के कारण घर वालों के मना करते रहने पर भी वह लब लब करते पानी में स्कूल गई और स्कूल बंद देखकर लौट आई। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी ईसाई पुरुषों के बीच जहाँ जागृति पैदा की और उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्र किया, वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया था। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो पूर्ण होता है। आप इसके जो प्रश्न 8 इसके प्रश्न है, संख्या इसकी 8 है। आप 8 प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। जब हम पाठ का अध्ययन करेंगे तो हम स्वयं में भी प्रश्नों के उत्तर को कर सकते हैं। तो हम अभी यहाँ पर पाठ 2 को पूर्ण जो करके विराम देते हैं। धन्यवाद। घर में रहिए और सुरक्षित रहिए।